नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी सीटों के लिए सदस्यों के कार्यकाल जून से अगस्त के बीच समाप्त होने हैं। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जहां एक और कई दिग्गजों के पत्ते कट गए हैं, तो वहीं कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। राज्यसभा की सीटों पर बिहार में आरजेडी और झारखंड में जेएमएम ने सहयोगी कांग्रेस को दरकिनार करते हुए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पूरी खबर को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खबर देखते हैं पहले। बीजेपी ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। बीजेपी पार्टी ने राज्यसभा में 3 मुस्लिम सांसद भेजे हुए थे, जो कि मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम और एमजे अकबर हैं। लेकिन इन तीनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और तीनों मुस्लिम सांसदों को दोबारा उम्मीदवार भी नहीं बनाया है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कोई भी मुस्लिम चेहरा राज्यसभा में नहीं होने वाला। मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी अगर 6 महीने में सांसद नहीं बने तो उनका मंत्री पद जाना तय है। हालांकि चर्चा है कि उन्हें रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी का पहले से ही कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। फिलहाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का आखिरी दिन था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। लक्ष्मीकांत जी, पार्टी ने आपको राज्यसभा की दावेदारी दी है, राज्यसभा में आप जाने वाले हैं। विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो आप ने प्रदर्शन किया, जो आपने रणनीति बनाई, उसका इनाम है आपको। कार्यकर्ताओं के इच्छा को राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है और जिस रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया, मैं काम करता हूँ। प्रदेश के संगठन में आपने अच्छा काम किया है और अब आप केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। मैं केंद्र की राजनीति में नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी का केंद्रीय निर्देश का पालन यहाँ भी रह के करना था और वहाँ भी रह के करना है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दर्शना सिंह जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। दर्शना जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और पार्टी ने आपके समर्पण किया, आपने जो काम किया पार्टी के लिए उसका इनाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या पूर्वांचल जहाँ से आप आती हैं काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, हालांकि पिछले 5 साल में सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है, तो आपका जब आप केंद्र की राजनीति में जा रही हैं तो पूर्वांचल को लेकर आपका क्या नजरिया रहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और रही बात कि आप पिछड़े की बात करें, तो अब कोई भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहा है, काफ़ी काम हुआ है और जहाँ पे थोड़ी ज़रूरत है वहाँ और अच्छा काम होगा, ये हमारा प्रयास है। आप ये थी हमारे साथ दर्शना सिंह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा की 10 उम्मीदवारों की सूची ने कई लोगों को चौंका दिया है। राज्यसभा की लिस्ट ने उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों का मजाक बना दिया है, जहां एक परिवार एक टिकट, युवाओं और सीनियर नेताओं को 50-50% टिकट, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और रंजीता रंजन को लिस्ट में शामिल करना दिखाता है कि सोनिया गांधी वफादारी को इनाम देती हैं। जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, विवेक तनखा और अजय माकन ने अपनी यूटिलिटी फैक्टर के आधार पर इस लिस्ट में जगह पाई है। लेकिन सूची में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सबसे चौंकाने वाला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की अनुपस्थिति इसे और भी पेचीदा बना देती है, क्योंकि इन 2 असंतुष्टों को हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति में शामिल किया गया था। लेकिन राज्यसभा की सीट के बिना इन दोनों का इस संगठन में होने का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में 3 बाहरी लोगों की कांग्रेस पसंद सुरजेवाला, वासनिक और तिवारी, और एक अन्य पार्टी शासित राज्य छत्तीसगढ़ से 2 नाम शुक्ला और रंजीता रंजन एक और चौंकाने वाला फैसला है। इसके अलावा 2 मुख्यमंत्रियों का पूरा सरेंडर भी समझ से परे है, क्योंकि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने अपने राज्य से किसी नेता को सपोर्ट नहीं किया। सवाल ये भी उठता है कि रणदीप सुरजेवाला को उनके गृह राज्य हरियाणा की जगह राजस्थान से क्यों उम्मीदवार बनाया गया।
जाहिर है कि हरियाणा में शक्तिशाली हुड्डा ने चिर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले सुरजेवाला की उम्मीदवारी के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। राज्यसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर, वहाँ पर विद्वान लोगों को, वरिष्ठ लोगों को और ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनसे देश की सेवा करने की उम्मीद हो और पार्टी को मजबूती मिले। लेकिन जो फैसले हुए हैं उनसे काफी नाराजगी है। दूसरे हमारे मित्र राजनीतिक दल, उन सब के मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजस्थान की विधानसभा में है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक हैं? 71। पहले भाजपा कहा कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया, पर निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी निर्दलीय ने समर्थन नहीं दिया। ये निर्दलीय उम्मीदवार तो भाजपा के सांसद थे कुछ दिनों पहले तक हरियाणा से, तो वो निर्दलीय कैसे हैं? उधर झारखंड में सत्ता के साथी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर दरार पड़ती दिख रही है। दिल्ली में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उन्होंने पिता शिबू सोरेन की इच्छा के मुताबिक महुआ माझी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो आदरणीय गुरु जी के समक्ष उपस्थित हुआ और दिल्ली की जो बातें थी उन सभी बातों को उनके समक्ष रखा। आदरणीय गुरु जी के आदेशानुसार सहमति के अनुरूप अभी आपके सामने राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी का नाम मैं बताने जा रहा हूँ और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी। वहीं बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहां से 6 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रत्येक पार्टियों की 5 कंफर्म सीटों के साथ ही बीजेपी और शिवसेना ने 6ठी सीट के लिए भी उम्मीदवार खड़ा किया है। मतलब चुनाव होना तय है। लखनऊ में आनंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सारे पत्ते खुल चुके हैं और ये समझना है कि आखिर कौन कितना मजबूत नज़र आ रहा है। अगर पहले सूची को देखा जाए, चाहे कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो एक तरफ तो स्पष्ट रणनीति नज़र आ रही है, दूसरी तरफ चिंतन तो हुआ लेकिन शायद मनन नहीं हुआ। अपने चहेतों को टिकट दी गई, उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लोगों की नाराज़गी भी भुगतनी पड़ेगी, ऐसा अक्सर देखा जाता है। फिलहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विजय कौशिक कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और विजय कौशिक जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं आज की इस चर्चा की। कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, लेकिन जब सूची आई तो वो चिंतन से बहुत दूर नजर आई। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई रणनीति तय की गई हो, सिर्फ चहेतों को टिकट देकर खानापूर्ति की गई है क्या? जिस रणनीति के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर ये रणनीति तैयार किसने की थी? वो रणनीति तैयार करने में इन्हीं सब लोगों का योगदान था और जिन्होंने रणनीति तैयार की है और वो लोग राज्यसभा में जाएंगे तो और ज्यादा बेहतर काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने कई सारी चीजों को देखा है। अब जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, वो मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पार्टी में कई बार ये मांग भी उठी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए क्योंकि वो मोदी जी से संघर्ष करने में सक्षम है। हालांकि बहुत से कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और स्वयं मैं भी ये मानता हूँ कि अध्यक्ष तो राहुल गांधी जी को ही बनना चाहिए क्योंकि देश के कार्यकर्ता राहुल जी को अध्यक्ष देखना चाहते हैं। तो इन परिस्थितियों में उन चेहरों का चुनाव किया गया है जो मोदी सरकार को बेनकाब कर सकें। मोदी सरकार का जो एक तंत्र चल रहा है जिसमें आम जनता त्राही त्राही कर रही है, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम ये सारी टीम करेगी। इसलिए इन सबको राज्यसभा के द्वारा भेजा जाने का जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा है
उसकी हम सराहना करते हैं और हमें विश्वास है कि ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे नामों पर चर्चा नहीं की गई। क्या लगता है ये छोटे चेहरे हैं या इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं और इनके पर कतरने का काम किया गया? इसमें कोई शक नहीं है। इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए राजनीति में इनका जमीनी अनुभव और राज्यसभा में जो इन्होंने जनता के हक की जो लड़ाई लड़ी है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की नीयत सभी को समायोजित करने की होती है, युवाओं को मौका देने की भी कवायद पार्टी की तरफ से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भी इसमें ऐसे दृष्टिकोण से ना देखा जाना चाहिए कि अगर आनंद शर्मा जी या गुलाम नबी जी को राज्यसभा से नहीं भेजा गया तो इससे उनका कद छोटा नहीं हो गया। पार्टी में और से भी बहुत से पद हैं, बहुत से मौके हैं जो इन सभी नेताओं को दिए जाएंगे। तो जो हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं कुमारी शैलजा जी, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात है। कुलदीप बिश्नोई जी को भी एडजस्ट करने की बात है और भी बहुत से मुद्दे हैं। और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कपिल सिब्बल जी जो है राज्यसभा सीट के लालच में सपा के साथ चले गए, उनके साथ हाथ मिला दिया। तो हर तरह के लोग पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलेगी और निश्चित तौर पर हमें एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। चिंतन शिविर में एक लकीर खींची गई थी, रेशियो बताया गया था कि 50% युवा, 50% वरिष्ठ नेता, वो उसका सामंजस्य यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सवाल खड़े होना लाजमी है। मैंने बताया ना कि चिंतन शिविर में ये जो नीतियां बनी उसे बनवाने वाले भी यही लोग थे। तो इन्होंने किस वजह से इस चीज को दरकिनार किया है या क्या कारण रहे हैं या राज्यसभा चुनावों को इससे अलग रखा गया था, इन सब मुद्दों पर हम पार्टी की तरफ से आपको जरूर आने वाले दिनों में बताएंगे। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है हमने चिंतन शिविर में राज्यसभा को इस मुद्दे से अलग रखा था। ये जो बात हमने कही थी, ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या पार्टी के संगठन में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर ये हमारी नीति थी। ठीक, तो यहाँ पर विजय कौशिक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व के जरिए बताया जाएगा कि किस आधार पर सूची बनी, तब बताएंगे आपको कि 50% युवा कहाँ है, जिनके बारे में बड़े जोर शोर से बात की गई। आलोक वत्स जी, सबका साथ सबका विकास, ये नारे के साथ बीजेपी हमेशा चुनावी मैदान में जाती है और हमेशा इस दावे को बहुत मजबूती से रखती है। आपके इस दावे में दम कैसे लगे जब वहां पर कोई मुस्लिम चेहरा है ही नहीं? देखिए, राज्यसभा में कोई मुस्लिम रहे, इससे ही हमारा सबका साथ सबका विकास थोड़ी बनता है। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि बीजेपी ने एक नया स्ट्रेटजी तैयार किया है, ओल्ड गार्ड्स को रेस्ट देने का और नए लोगों को मौका देने का। इसकी शुरुआत बिहार के मंत्रालय से हुई। जितने बड़े नेता थे उन सबको पेविलियन में बैठने को कहा गया और वहां नई शक्ति को आगे बढ़ाया गया। तो इसी बहुत से चीफ मिनिस्टर हमने बदले। कुछ चीफ मिनिस्टर को हमने पार्टी के काम में नॉर्थ में रिजाइन करवाया कि पार्टी के काम में लगेंगे और दूसरे चीफ मिनिस्टर को वहां पर आसन किया। तो हमारे यहाँ ये कवायद चल रही है कि दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाए। ये जरूरत होके जो कोई बैठ जाता है और वही मंत्री बनेगा, वही राज्यसभा जाएगा, वही 50 वर्षों के लिए सत्ता पे सीट पर काबिज रहेगा और दूसरे लोग क्या सिर्फ मंच बिछाने, माला पहनाने और ताली पीटने के लिए रह जाएंगे। तो हमने दूसरे भी यूथ को और वर्कर्स को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और ये अच्छी परंपरा हम सेट कर रहे हैं। हम कोई बाहर के आदमी को नहीं लाके दे रहे हैं, विद इन द पार्टी। और रही कांग्रेस की बात, तो मैंने पहले भी कहा था कि देश कांग्रेस मुक्त लगभग हो चुका है। अब तो इनको सारे ऑपोजिशन पार्टी फुटबॉल समझते। छत्तीसगढ़ में सोरेन ने फुटबॉल समझ के उड़ा दिया, आरजेडी ने बिहार में इग्नोर कर दिया, चलो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और कितना इन्होंने चिंतन शिविर में जितने भी इन्होंने दावे किए थे और जितने भी रूल बनाए थे, उसमें से एक रूल पर ये काबिल नहीं है। तो इनके कथनी और करनी में
जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक, यानी कि आप कांग्रेस की सोचिए नीतियां देखी जा रही। ठीक है कि आनंद शर्मा जी। और गुलाम नबी आजाद जैसे एक्सपीरियंस लीडर को दरकिनार करके ये मोदी जी से डिबेट में लड़ने की बात कर रहे हैं। उन लोगों से तो बहुत अच्छे डिबेटर लड़ने थे की बात, उनका कहना है कि बड़े मुद्दे उठाए, इस वजह से उनको तोहफा दिया गया। कौन से बड़े मुद्दे, जरा मुझे गिना दे कि कौन से बड़े मुद्दे उठाए थे और क्या हासिल किया था उसने। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, उसके बाद बड़े मुद्दों को भी समझेंगे कौन कौन से मुद्दे उठाए। रणदीप सुरजेवाला की जब बात करी उन्होंने, तो किन किन मुद्दों को मीडिया के सामने रणदीप सुरजेवाला उठाते हुए नजर आए, और क्या उसका तोहफा है या नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को जगह दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस मुक्त भारत की भी भारतीय जनता पार्टी बात करती है। तीसरी चीज हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस सियासी फार्मूले में, यानी कि बीजेपी के सियासी फार्मूले में मुस्लिम फिट नहीं बैठते हैं। कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने अपने तर्क, अपनी अपनी सफाई और सियासत का खेल जारी। और सियासत को समझने के लिए दिमागी जो गुड़ा भाग है वो ज़रूरी होता है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टियों के नेताओं से। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, विजय कौशिक कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। विजय कौशिक जी जो सवाल खड़े किए हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में चाहती है भारत, ये हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल जरूर करेंगे। लेकिन आपके चिंतन शिविर पर इन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए और ये भी समझने की कोशिश की कि जो सियासी समीकरण अक्सर साधे जाते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आपकी सूची में। महिलाओं की बात हो, महिलाओं के प्रतिशत की बात हो, वो भी नहीं दिखाई देती। युवाओं के प्रतिशत की बात हो, वो भी नहीं दिखाई देती। और जो चेहरे घोषित किए हैं बाहरी लोगों के तौर पर कई प्रदेशों में नाराजगी भी जाहिर की गई। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि जिस फार्मूले की आप बात कर रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, बात कांग्रेस वो हमारे संगठन चुनाव में इसलिए सवाल किया, ये हमारा खुद का सवाल नहीं, आपके ही आपके जो खड़े किए गए थे, आपका जो चिंतन शिविर हुआ उसमें इस तरह की बातें उठाई, इसलिए हम ये मैं वही आपको स्पष्ट कर रहा हूँ ना। चिंतन शिविर में जो तय किया था वो लोकसभा, विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी के संगठन चुनाव, उनमें इन सभी वर्गों की भूमिका को लेकर ये सारे मसले किए गए थे। राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं। राज्यसभा में जब प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ का नेता नहीं होगा, उन प्रदेशों के विकास की बात कौन करेगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा जी, इसको तो राजनीतिक कारण थे जिसके चलते इस तरह का अदल बदल का जो गेम है वो हमारी पार्टी को करना पड़ा, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला की हरियाणा से हैं और विधायक शायद उससे नाराज हैं और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को डर था कि वो अगर हरियाणा से लड़ते हैं तो कहीं उनके खिलाफ कोई घटना हो जाए, इसलिए यहाँ पर अजय माकन जी को लाया गया, क्योंकि पंजाबी वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत बेहतर तरीके से करते हैं अजय माकन जी, और हरियाणा का पंजाबी समुदाय उन्हें चाहता है। और इसके अलावा ब्राह्मण समाज में भी उनकी एक अलग जगह है, पहचान है, तो हरियाणा से वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसलिए अजय माकन जी को लाया गया और हमें सीट पूरी तरह से निश्चिंत होकर जीतने जा रहे हैं। किस तरह की धोखे की बात कर रहे हैं जो हरियाणा में मिल जाता है? पार्टी का अपना अंदरूनी धोखा मिलता, पार्टी में अंदरूनी कुछ बातें ऐसी थी जो नहीं बताई जा सकती, या फिर कुछ और मामला? नहीं, उसका मुद्दा ये है कि जैसे बिश्नोई जी
आपको मालूम है कि वो कुछ दिनों से नाराज कर रहे थे। हालांकि वो अजय माकन जी के नाम पर संतुष्ट हैं, अब कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन डर था कि कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को लेकर किसी विधायक की कोई नाराजगी ना हो, तो सब मुद्दे खत्म करने के लिए उनको राजस्थान भेज दिया गया, क्योंकि राजस्थान में भी वो एक जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है और वहाँ का जाट समुदाय वो चाहता है। तो पार्टी ने इस चीज से कई शिकायत की है राजनीतिक तौर पर कि अजय माकन जी यहाँ ब्राह्मण समाज और पंजाबी समाज का प्रतिनिधि के तौर पर हरियाणा से राज्यसभा जाएंगे और राजस्थान से जो हमारी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, और इसमें भी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास पार्टी हाईकमान ने किया है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण को भी प्रदीप अपने प्रमोद तिवारी जी को जगह दी गई है, इसी तरीके से शुक्ला जी को जगह दी गई है। तो जातिगत समीकरणों का भी इसमें काफी हद तक ध्यान रखा गया है। तो ज्यादातर जो प्रतिशत है वो तो सवर्णों का ही रहा है इसमें। नहीं तो क्या आप नया कर दिया कांग्रेस ने? नहीं, अगर एक स्वर्ण कोई योग्य है नेता, तो क्या इस आधार पर हम उसकी राजनीतिक हत्या कर देंगे कि भाई वो स्वर्ण है? तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं सोचती। योग्यता को भी अहमियत है और समाज के प्रत्येक वर्ग को भी अहमियत दी जाती है। निश्चित तौर पर पार्टी ने इन सब चीजों का ध्यान रखा है और जहाँ तक समाज के प्रत्येक वर्ग को और ज्यादा महत्व देने की बात है, तो आपको विजय जी सफाई हुई कि सबका ध्यान रखा जाए, आप भी सबका साथ सबका विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो दलीलें हैं, जो बातें आप रख रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ से परे हो जाती हैं। लेकिन आलोक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या मुस्लिम जो है वो आपके समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं? दूसरी चीज, कांग्रेस मुक्त भारत की बात क्यों? अच्छी बात नहीं है रविंद्र भाई। मुस्लिम एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विपक्षी दल का मजबूत होना मजबूत लोकतंत्र की निशानी है, और आप कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के जनता के मुंह से ये आवाज निकल रही है। उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है, हमने नहीं रिजेक्ट किया है। हम तो आज भी इनको आत्मसात करने के लिए तैयार हैं कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमारे साथ आकर पार्लियामेंट में खड़े हों। लेकिन जब जनता नहीं चाहती है तो उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं कांग्रेस की दोहरी नीति, तो आपकी भी तो नीति दोहरी लग रही कहीं ना कहीं। कौन सी दोहरी नीति है हमारी, बताइए। इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे, पहला सवाल यही किया कि क्या मुस्लिम फिट नहीं बैठते हैं क्या आपके समीकरण? नहीं, आप ऐसा तो नहीं है कि मुख्तार मुस्लिम अब्बास नहीं है। नकवी की तो मंत्री पद का खतरा आ गया। यूपी में कैबिनेट मंत्री है मुस्लिम, बिहार में सैयद शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास मुस्लिम नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अब एक कवायद चल गई है कि जो लोग बहुत दिन से सीट पर काबिज है उनको रिटायर करके दूसरे लोगों को आगे किया जाए। तो उसमें मुसलमान रिटायर हो रहा है या हिंदू रिटायर हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अपनी अपनी दलीलें यहाँ जरूर पेश करते हैं, लेकिन समीकरण सबके दिख रहे हैं, नीति स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती हमेशा नजर आती है, उसको शायद मजबूती देने के लिए हो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। जो जातिगत आधार पर जो समीकरण तय किए हैं वो भी बहुत स्पष्ट क्लियर है कि सवर्ण प्लस ओबीसी का यहाँ पर समीकरण तय किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की चिंतन शिविर की जो बातें हैं, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नेताओं को बराबरी की जगह देने की, उनकी नीतियां उतनी उजागर नहीं हो रही हैं, स्पष्ट नहीं हो रही हैं। सिर्फ ये पता लग रहा है कि हाँ, अपने चहेतों को टिकट दे दिया है। दूसरी तरफ बाहरी लोगों का दूसरे राज्यों से लड़ना भी सवाल खड़े कर रहा है उनकी अपनी ही नीतियों पर। तो पक्ष विपक्ष में हमने यही जानने की कोशिश की राज्यसभा के समीकरण को। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।